तो चलिए अब खबरों में वक्त हो गया 24 मिनट में 24 बड़ी खबरें जानने का। रुक करते फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और तेलंगाना में वो 11,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री हैदराबाद के दौरे के दौरान परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद के पास एम्स, बीबी नगर और 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे। पीएम मोदी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे और रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 720 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री लगभग 11:45 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी वो इस दौरान दिखाएंगे। तो आज से 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा रहेगा। आपको बता दें कि 2 जगहों पर वंदे भारत को हरी झंडी वो दिखाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकी बता दिया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे शहर हैदराबाद में लोग नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर नाच रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी है। ओवैसी ने आगे कहा कि यही पुलिस अगर कुछ लोग ओसामा बिन लादेन की फोटो लिए घूम रहे होते तो उनके घर तोड़ देती। ओवैसी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि भारत के सबसे पहले आतंकी का नाम नाथूराम गोडसे है, जिसने गांधी को गोली मारी। उसकी फोटो लेकर लोग नाच रहे हैं। कौन है ये लोग जो गोडसे की फोटो लेकर नाच रहे हैं और पुलिस खामोश बैठी है? दरअसल रामनवमी को शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोग नाथूराम गोडसे की तस्वीर लेकर नजर आए थे। इसी पर ओवैसी ने कहा कि कोई हमारे शहर में खड़े होकर कहता है कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हद तो तब हो गई जब लोग हैदराबाद में नाथूराम गोडसे की फोटो लेकर आ गए। तो ओवैसी का फिलहाल ये बयान विवादों के बीच घिर गया है, जिसके ऊपर विवाद छिड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एक नया इतिहास रचेंगी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट की भूमिका में दिखाई देंगी आप सभी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरेंगी। इसी के साथ वो उन चुनिंदा भारतीय राजनेताओं में शुमार हो जाएंगी जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति बनेंगी। सबसे पहली बार मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कारनामा किया था। कलाम ने 8 जून 2006 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से उड़ान भरी थी। इस दौरान वो आसमान में 30 मिनट तक उड़ान भरते रहे। कलाम के बाद पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी एक कारनामा किया था। पाटिल ने 74 साल की उम्र में पुणे के लोहागढ़ एयरबेस से 25 नवंबर 2009 को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला राजनेता थी। उसके बाद आज द्रौपदी मुर्मू भी इन नामों में शुमार हो जाएंगी। बिहार में इफ्तारी पार्टी पर खूब सियासत हो रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसका बीजेपी ने ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया कि हिंसा से बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। सीएम ने इफ्तार पार्टी दी तो दूसरे दल भी कहां पीछे रहने वाले थे, सभी ने इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी 13 अप्रैल को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, जिसको लेकर सियासत इफ्तार देखने को मिला। मुख्यमंत्री आवास पर शाम को इफ्तार पार्टी रखी गई थी, जिसके लिए बिहार के राज्यपाल समेत पक्ष विपक्ष सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया। इस इफ्तार पार्टी में सरकार में शामिल पार्टियों के सभी बड़े नेता देखे गए। नीतीश कुमार के बगल में बैठकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तकरीर सुनी। 6:10 पर रोजा खोला गया, फिर नमाज पढ़ी गई। सीएम की इस इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार भी शामिल हुए थे। आमंत्रण के बाद भी बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने बहिष्कार किया। रामनवमी के जुलूस के बाद सासाराम, बिहार शरीफ और नालंदा की हिंसा को लेकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार हिंसा में जल रहा है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बीजेपी के बहिष्कार का सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आजकल विपक्ष की बिना बात के बोलने की आदत हो गई है।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता की शपथ दिलाई। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि किरण कुमार रेड्डी ने 12 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। किरण रेड्डी इकलौते कांग्रेसी नहीं है जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे और बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, एसएम कृष्णा, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, पेमा खाड़ू ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया उन्होंने और बाद में किसी न किसी कारण से कांग्रेस का दामन छोड़कर काइयो ने अपने पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल ये तस्वीरें कल की, जब 12 मार्च को उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसके बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो एन किरण रेड्डी अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में अवैध मजारों को बनाकर कब्जा करने का सिलसिला नया नहीं है। अब जिम कॉर्बेट में घने जंगलों में अवैध मजारों का मामला सामने आया। दरअसल जिस पर धामी सरकार सख्त हो गई है, इस मामले के ऊपर सीएम धामी का कहना है कि अवैध कब्जे को हटा लिया जाए, वरना सरकार बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को हटाकर आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करेगी। घने जंगलों में कैसे मजारों का खेल चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जिम कॉर्बेट पार्क में कई मजारें बन गई हैं। हैरत की बात यह है कि मजारों के नीचे किसी की अस्थियां भी नहीं मिली, यानी मकसद सिर्फ कब्जा करने के खेल का है। हालांकि इसे लेकर अब सरकार सख्ती का मूड बना चुकी है। सीएम धामी ने कहा है कि देवभूमि में लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों को सीएम ने चेतावनी दी है और कहा है कि वन विभाग, सिंचाई विभाग या किसी भी सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो वो उसे खाली कर दे। इन मजारों की सच्चाई जानने के लिए गूगल मैपिंग का सहारा भी लिया जाएगा ताकि इनके निर्माण का पूरा सच सामने आ सके। अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रामनगर के कई इलाकों में अवैध मजारें नजर आती हैं। हालांकि सरकार की सख्ती पर मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग नाराजगी जता रहे हैं। अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि वो मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनके ख्यालों के गुब्बारे की हवा शाह और योगी की जोड़ी ने निकाल दी है। यूपी के दलित बाहुल्य कौशाम्बी में पहुंचकर शाह सपा, कांग्रेस और भाजपा पर खूब बरसे तो करोड़ों की सौगात भी दी। साथ ही आजमगढ़ पहुंचकर कई परियोजनाओं की सौगात दी। यहां उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। शाह ने कहा कि मोदी को गोली देने वालों का हश्र बुरा ही होता है। ये रिपोर्ट देखिए। 24 के महासमर से पहले बीजेपी यूपी में किलेबंदी करने में जुट चुकी है। जहां जहां बीजेपी की तैयारी कमजोर है, वहां अब ताकत लगाने का काम तेज हो चुका है। और इसी सिलसिले में अमित शाह, सीएम योगी और योगी सरकार के कई मंत्री कौशाम्बी और आजमगढ़ में नजर आए। शाह आजमगढ़ के नामदारपुर में 4,583 करोड़ की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास करते नजर आए। सपा और बसपा के कार्यकाल में यूपी की पहचान दंगों के लिए होती थी। उन्होंने कहा, जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, दंगा एक भी होने नहीं दिया और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इससे पहले अमित शाह कौशाम्बी पहुंचे। उन्होंने वहां कौशाम्बी महोत्सव में शिरकत की और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की डबल मार देखने को मिली है। दरअसल बारिश की वजह से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब किसानों को आस है कि सरकार उनके नुकसान को देखते हुए उन्हें मुआवजा मुहैया करवाएगी। देखिए रिपोर्ट। बारिश की बूंदें होती होंगी किसी के लिए सुहाने मौसम की गवाही। बदलता मौसम देता होगा किसी के दिल को सुकून।
आसमान में छाने वाली बदरी देखकर झूमता होगा किसी का मन। लेकिन यही बारिश जब अपनी सीमाओं को पार कर जाती है तो वो कर देती है बेचैन धरती के भाग्य विधाता को, वो कर देती है मायूस भूखे पेटों को भरने वालों को, वो ला देती है आंसू। बारिश के मौसम में अपनी बालकनी में बैठकर बारिश की बूंदों को गिनने की कोशिश तो आप भी करते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब बारिश की बूंदों की रफ्तार ओलों के साथ गिरती है ना, तो किसानों की छाती पर तीर की तरह चलती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण अहम मुद्दा बन गया है। कांग्रेस का दावा है कि सत्ता में आने के साथ वो बीजेपी सरकार के मुस्लिम आरक्षण विरोधी फैसले को रद्द कर देंगे, जबकि बीजेपी के मुताबिक आरक्षण फैसले को पलटना तो दूर, कांग्रेस इसे छू तक नहीं पाएगी। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो बीजेपी सरकार के उस आदेश को पलट देंगे जिसके तहत मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म कर दिया गया था। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मार्च में अल्पसंख्यकों के लिए 4% कोटे को खत्म कर 2 प्रमुख समुदायों के मौजूदा कोटे में जोड़ने का फैसला किया। डीके शिव कुमार के बयान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फौरन पलटवार किया। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण बदलना तो दूर, इसे छू तक नहीं सकती है। मुस्लिम आरक्षण बहाल करने के ऐलान के साथ श्री कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना कलह के उम्मीदवारों की 2 सूचियां जारी कर चुकी है, पर भाजपा अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस न केवल आमने सामने आ चुकी है, बल्कि इसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बना दिया। अब दोनों पार्टियां अपने अपने ऐलान पर जोर देकर इससे जुड़े वोट बैंक में गहरी पैठ बनाने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल उन्होंने यहां 4 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका आदेश भी जारी हो गया है। इस फैसले को शिवराज की सोशल इंजीनियरिंग से जोड़कर फिलहाल देखा जा रहा है। तो कांग्रेस का कहना है कि ये सब जनता को असली मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश है। चुनाव के समय सरकार को बोर्ड गठन की याद आई है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दांव चल दिया है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में 4 नए बोर्ड्स का गठन किया है। इसमें मध्य प्रदेश स्वर्ण कला बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड और तेल घानी बोर्ड शामिल है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने चारों बोर्ड्स के गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। हर बोर्ड में अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। सभी बोर्ड्स को राज्य शासन से तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के जरिए वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रत्येक बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा और साथ ही नियम विनियम बनाने और आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को सोनी महापंचायत में स्वर्ण कला बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। तो शिवराज सरकार 2023 के चुनाव में प्रदेश में वापसी करना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस छोड़कर एक के बाद एक बड़े नेता भाग रहे हैं। एक ही एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। उसी के ठीक एक दिन बाद आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लगे जा रहे हैं। ऐसे में किरण कुमार रेड्डी का अलग होना और बीजेपी में जाना कांग्रेस की चिंताएं बढ़ाने वाला है। देखिए रिपोर्ट। सियासत में कौन किसके साथ हो जाए और कौन किसके खिलाफ हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कभी खाटी कांग्रेसी रहे किरण कुमार रेड्डी को भी अब भगवा रंग भा गया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किरण कुमार रेड्डी 11 नवंबर 2010 से 10 मार्च 2014 तक आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। बाद में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना राज्य बनाने के फैसले की वजह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और 2 ही दिन बाद अपनी अलग पार्टी बना ली।
2024 का चुनाव सिर पर है और ऐसे में कांग्रेस को साउथ में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इससे पहले AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में साउथ में खुद को मजबूत करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने अब गिने चुने दिन बच गए हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने नई प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के तहत अगले 14 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। वारिस पंजाब दे का प्रमुख सरेंडर करे उससे पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है। उधर अकाल तख्त के जत्थेदार ने अमृतपाल से सरेंडर करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। वारिस पंजाब दे का स्वयंभू प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पिछले 18 मार्च से फरार है। पंजाब पुलिस 18 मार्च से उसको ढूंढने में जुटी हुई है, मगर अमृतपाल बार बार पुलिस की प्लानिंग को नाकाम कर रहा है। लेकिन इस बार पुलिस ने बड़ा जाल बिछाया है। अमृतपाल को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने बारीक प्लानिंग की है और इसके लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। कुछ दिन पहले अमृतपाल ने वीडियो जारी किया था और इस वीडियो के तहत अमृतपाल ने सरबत खालसा बुलाने की मांग की थी। इस पर सिख संगठनों ने अपना रुख साफ कर दिया है। उधर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अध्यक्षता में श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में विशेष बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन अमृतपाल के बाद बने पंजाब के हालात पर मंथन किया गया। अमृतपाल को अकाल तख्त से साथ नहीं मिला। दरअसल खबर है कि भटिंडा के तलवंडी साबो में अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तलवंडी साबो में सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल सख्त कर दी गई है। प्रयागराज में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी, जिसमें उमेश पाल को घेरकर बमबाजी हुई थी। आपको बता दें, उसी मामले में अभी एक्शन लगातार जारी है, लेकिन प्रयागराज के बमबाजों को तनिक भी खौफ नहीं है। ठीक उसी तरह बीजेपी नेता के बेटे की हत्या का प्लान बनाया गया। बाइक से आए बमबाजों ने कार पर 2 बम फेंके, जिसके बाद धुआं नजर आया। उमेश पाल की हत्या में अतीक गैंग का हाथ था, लेकिन इस बार कौशाम्बी में तैनात सिपाही के बेटे पर आरोप है। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में बमबारी की एक और घटना सामने आई है। 42 दिन पहले उमेश पाल हत्याकांड हुआ था। उस समय प्रयागराज सहम उठा था। इस बार की बमबारी से प्रयागराज दहल उठा है। बमबाजों ने उसी तरह की बमबारी की है, बस जगह बदल गई थी, आरोपी बदल गए थे और निशाना बदल गया था। उमेश पाल की तरह इस बार भी मकसद सिर्फ जान लेना और दहशत फैलाना था। बमबाजी की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गुरुवार को रात करीब 8 बजे 4 हमलावर अपना चेहरा छिपाए हुए बाइक से आए और उन्होंने सड़क किनारे खड़ी सफारी गाड़ी पर 2 बम चलाए। घटना के वक्त गाड़ी में बीजेपी के जिला मंत्री विजय लक्ष्मी चंदेल का बेटा विधान सिंह अपने दोस्त प्रांशु यादव के साथ बैठे थे। घटना झूसी इलाके में हुई। बमबाजी करके आरोपी वहां से भाग निकले। माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। बाप और बेटे पर अपहरण और मारपीट मामले में आरोप तय हो गए हैं। अब इंतजार सजा के ऐलान का बचा है। साल 2018 में कारोबारी मोहित जायसवाल के मामले में पिता पुत्र दोनों पर आरोप तय किए गए हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा, जबकि उमर उसका बेटा को लखनऊ जेल से सीबीआई स्पेशल कोर्ट ले जाया गया। देखिए रिपोर्ट। अतीक अहमद, एक समय था जब प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके में तूती बोलती थी। अतीक के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वक्त बदला और माफिया अतीक की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। माफियाओं की फहरिस्त में शामिल बाहुबलियों की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही। न केवल अतीक बल्कि उसके परिवार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा काट रहे अतीक के साथ उसके बेटे उमर पर कारोबारी मोहित जायसवाल कांड में आरोप तय कर दिया गया। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए। अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है। माफिया अतीक साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया। कभी क्राइम की बादशाह रही अतीक एंड फैमिली अब जब कोर्ट के चक्कर काट रही है तो अपने आप को पाक साफ बताने में जुटी है। अतीक एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए हैं।
उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक की पत्नी और उसका बेटा असद फरार चल रहा है। इनकी तलाश की जा रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में जांच की गुत्थी अभी भी उलझी हुई नजर आ रही है। आकांक्षा ने सुसाइड किया या उसकी हत्या की गई, पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है फिलहाल। वहीं पुलिस ने करीब 12 दिन के बाद समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस को समर सिंह की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। पुलिस समर सिंह से पूछताछ करेगी, ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के सारनाथ इलाके में एक होटल के कमरा नंबर 105 से मिला था। इस मामले में आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर रिलेशनशिप में धोखा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने समर सिंह और उसके भाई के खिलाफ वारंट जारी किया था। दोनों के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। करीब 12 दिन बाद पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार करके सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने समर सिंह की 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड वाराणसी पुलिस को दे दी है। एडीसीपी वाराणसी मनीष शांडिल्य ने बताया कि समर सिंह को राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले वो नोएडा में था। 4 दिन पहले वो गाजियाबाद आया।